हेलो टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है ओस्मोसिस एंड ओस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ओस्मोसिस क्या चीज़ होती है। उसके बाद ओस्मोसिस के प्रोसेस को करवाने के लिए हमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए होती है। हम ये देखेंगे कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, कितने टाइप के हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो अवेलेबल है, और उसके बाद हम ओस्मोटिक प्रेशर एक डेफिनेशन पढ़ेंगे। ओस्मोटिक प्रेशर का रिवर्स ओस्मोसिस में क्या रोल है वो हम पढ़ेंगे। फिर हम ओस्मोटिक प्रेशर के लिए एक इक्वेशन डिराइव करेंगे, उसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे, और सबसे लास्ट में उससे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट को निकालने के लिए एक फार्मूला जो है वो निकालेंगे। तो ये सब चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि ओस्मोसिस क्या होती है। देखो, डायरेक्टली ओस्मोसिस बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो पहले मैं आपको एक प्रोसेस समझाऊंगा। वो प्रोसेस हमारा डिफ्यूज़न का होगा, और उस डिफ्यूज़न के प्रोसेस को समझने के बाद फिर आपको ओस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले क्या किया हमने सबसे पहले जो है वो एक बीकर लेना है, और उस बीकर के अंदर हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो है वो फिल कर देना है। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है उसमें हमारे कॉपर सल्फेट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाइड्रेटेड होते हैं, तो इसलिए हमारा कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो डीप ब्लू कलर का होता है। तो सबसे पहले मैंने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर मैंने कॉपर सल्फेट जो है वो डाल दिया जो डीप ब्लू कलर का था, और उसके बाद जब मैंने कॉपर सल्फेट इसके अंदर डाल दिया, ऊपर से मैंने जो है वो पानी इसके अंदर ऐड करना है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स मैं इसके अंदर ऐड करूँगा। वाटर मॉलिक्यूल जो है वो मुझे बहुत ही धीरे धीरे से आराम से ऐड करनी है, और इस तरीके से ऐड करनी है कि मेरा नीचे वाला सॉल्यूशन जो है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, मतलब उसके अंदर किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस जो है वो नहीं आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बहुत ही धीरे धीरे बिल्कुल जो हमारे कंटेनर्स की ये वॉल्स हैं, वॉल्स के साथ थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो डालेंगे। उससे क्या होगा, पानी जो होगा वो कॉपर सल्फेट के ऊपर एक लेयर बना लेगा, और वो कॉपर सल्फेट के ऊपर जाके मिक्स नहीं होगा। मतलब अगर हम पानी को धीरे धीरे ऐड करेंगे तो वो हमारा कॉपर सल्फेट के अंदर जाके मिक्स नहीं हो रहा। तो हमें यहाँ पे दो सेपरेट लेयर इजीली जो है वो दिख जाएंगी। एक सेपरेट लेयर हमारी जो होगी वो कॉपर के लिए है नीचे वाली, और ऊपर वाली जो हमारी लेयर है वो किसकी है, वाटर की है। तो हमने इस तरीके से एक कंटेनर के अंदर कॉपर सल्फेट और वाटर को ऐड कर लेना है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें इस सॉल्यूशन को या इस कंटेनर को थोड़े टाइम के लिए एज इट इज़ ही फ्री छोड़ देना है। जब हम इसे एज इट इज़ फ्री छोड़ देंगे तो हम देखो क्या ऑब्जर्व करेंगे, 2 या 3 दिन के बाद मैं ये देखूंगा कि मेरा जो कंटेनर है, इस पूरे कंटेनर के अंदर सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर का सॉल्यूशन प्रेजेंट है। पानी वाली जो सेपरेट लेयर थी वो हमें शो नहीं होगी, हमारे कंटेनर के अंदर हमें सिर्फ ब्लू कलर का सॉल्यूशन जो है वो दिखेगा। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। जब हमने कॉपर सल्फेट और वाटर वाले कंटेनर को एज इट इज़ फ्री छोड़ दिया था, तो वहाँ पे एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ, जिस प्रोसेस में हमारे वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो नीचे शिफ्ट हो रहे थे कॉपर सल्फेट वाले पोर्शन के अंदर, और जो कॉपर सल्फेट के हमारे मॉलिक्यूल थे वो पानी वाले पोर्शन के अंदर शिफ्ट हो रहे थे। मतलब पानी के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही थी टू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और कॉपर सल्फेट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही टू द वाटर सॉल्यूशन। तो इसमें हमारा देखो, जो सोल्यूट है वो भी मूवमेंट कर रहा है, जो सोलवेंट है वो भी मूवमेंट कर रहा है, दोनों एक दूसरे के अंदर मूवमेंट करते हैं, जिससे हमारी मिक्सिंग हो जाती है, और मिक्सिंग होने की वजह से हमारा जो ऑल ओवर सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर का हो जाएगा। तो जब हमारे सोलवेंट और सोल्यूट मॉलिक्यूल्स दोनों एक दूसरे की तरफ मिक्स होते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। तो अभी मैंने आपको ओस्मोसिस का कुछ नहीं बताया, अभी जस्ट मैंने आपको डिफ्यूजन समझाया। डिफ्यूजन हमारा प्रोसेस होता है सॉल्यूशन में, जिसमें सोल्यूट और सोलवेंट दोनों मॉलिक्यूल जो हैं फ्लो करते हैं एक दूसरे की तरफ, और अल्टीमेटली मिक्स हो जाते हैं। अब डिफ्यूजन से मैं धीरे धीरे जो है वो डेफिनेशन लेके आऊँगा ओस्मोसिस की। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, मैंने फिर से एक कंटेनर ले लिया, और उस कंटेनर में इस बार मैं वर्टिकल सेपरेशन जो है वो कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से।
इस कंटेनर को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और दो पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए मैंने यहाँ पे एक मेम्ब्रेन यूज की है। वो मेम्ब्रेन हमारी होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को मैंने शॉर्ट फॉर्म में बोलना है SPM। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमारी एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो सिर्फ सोलवेंट मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है मूवमेंट के लिए। मतलब सोल्यूट मॉलिक्यूल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं हो सकते हैं। सिर्फ हमारे सोलवेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ही पास हो सकते हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब यहां पे मैंने क्या करना है, देखो, एक साइड पे मैं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लूंगा। सॉल्यूशन लेना है मैंने, मतलब इसके अंदर पानी ऑलरेडी मिक्स है। और एक साइड पे मैं जस्ट वाटर ले लूंगा। ठीक है, तो हमने यहां पे क्या देखा, सपोज करो हमारे कॉपर सल्फेट वाले सॉल्यूशन का जो लेवल है वो इतना है, और जो हमारा वाटर वाला जो पोर्शन है उसका जो लेवल है वो इतना है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सिर्फ सोलवेंट के मॉलिक्यूल जो हैं वो फ्लो करेंगे। तो इस बार कॉपर सल्फेट के जो मॉलिक्यूल थे वो पानी के अंदर नहीं आ सकते, वो सोल्यूट हैं। हमारा जो सोलवेंट मॉलिक्यूल है वो फ्लो करेगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो हमारे पानी के मॉलिक्यूल जो हैं वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की तरफ फ्लो करेंगे। हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे पानी के जो मॉलिक्यूल हैं वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की तरफ फ्लो कर रहे हैं? जब हम हमारे बीकर को एज इट इज कुछ टाइम के लिए फ्री छोड़ देंगे और थोड़ी देर के बाद ऑब्जर्व करेंगे तो हम क्या देखेंगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, राइज हो गया। जो हमारे वाटर वाला जो लेवल था वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो इससे हमें पता लगेगा कि हमारे सोलवेंट मॉलिक्यूल जो हैं वो फ्लो कर रहे हैं टू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट के जो मॉलिक्यूल थे वो पानी की तरफ फ्लो नहीं करेंगे, क्योंकि हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई हुई है जो सिर्फ सोलवेंट मॉलिक्यूल्स को ही अलाउ करती है। और सोलवेंट मॉलिक्यूल्स के जो मूवमेंट होती है वो भी अलाउ होती है हमारी फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। हम हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव नहीं करवाएंगे, लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में मूव करवाएंगे। तो ये हमारे पास हमारा प्रोसेस होता है ओस्मोसिस का। तो ओस्मोसिस हमारा प्रोसेस वो होता है जिसमें हमारे सोलवेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं वो फ्लो करते हैं फ्रॉम सोलवेंट टू सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हम नहीं लगाएंगे तो दोनों तरफ से हमारे पास जो है वो मिक्सिंग होगी, पार्टिकल्स की मूवमेंट होगी, लेकिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सिर्फ सोलवेंट के मॉलिक्यूल ही मूवमेंट अलाउ कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस होता है ओस्मोसिस का प्रोसेस। अब ओस्मोसिस का प्रोसेस मैंने आपको समझाया, तो इसी के रिगार्डिंग मैं आपको थोड़ा बहुत जो है थ्योरी वो बता देता हूं। सबसे पहले suppose a concentrated solution of copper sulfate is placed in the beaker and water is added slowly along the walls of the beaker, जैसा मैंने बताया था, without disturbing the concentrated solution. The two layers are well defined. Now if beaker is allowed to stand, it is observed that after few days the solution in the beaker becomes uniformly blue. ये मैंने आपको बताया था ना कि सोल्यूट और सोलवेंट दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे की तरफ जो है वो जा रहे हैं, इसलिए हमारा जो सॉल्यूशन है वो ऑल ओवर ब्लू कलर का हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ वो हम देखते हैं। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूट एंड सोलवेंट मिक्स स्पॉन्टेनियसली इनटू ईच अदर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो मैंने पहले आपको डिफ्यूजन की डेफिनेशन बताई थी। उसके बाद suppose the beaker is divided into two compartments by a semi-permeable membrane. It is observed that level on the copper sulfate side begins to rise. Copper sulfate वाली जो साइड होगी वहाँ पे हमारा जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, जैसा मैंने बताया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाने के बाद। दिस इज बिकॉज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अलाउज फ्लो ऑफ द सोलवेंट मॉलिक्यूल्स ओनली टू द सॉल्यूशन। The net spontaneous flow of the solvent molecules from solvent to solution or from less concentrated to more concentrated through semi-permeable membrane is called osmosis. तो यही मैंने आपको डेफिनेशन अभी बताई है ओस्मोसिस की। अब इसके बाद देखो जो हमारे सोलवेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो या तो सॉल्यूशन के अंदर तरफ जा रहे होंगे या सॉल्यूशन से बाहर जा रहे होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ओस्मोसिस हमारे दो टाइप्स की हो जाती है।
व्हेन द मेम्ब्रेन परमिट द सोलवेंट मॉलिक्यूल्स टू कम आउट, यानी कि जब बाहर आ रहे होंगे थ्रू द मेम्ब्रेन, इट इज कॉल्ड एक्सोosmosis. व्हेन मेम्ब्रेन परमिट द सोलवेंट मॉलिक्यूल्स टू एंटर इनसाइड, जब सोलवेंट मॉलिक्यूल अंदर जा रहे होंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, देन इट इज कॉल्ड एंडोosmosis. जब बाहर आएंगे तो एक्सो और जब अंदर जाएंगे तो एंडो. तो ये हमारी ओस्मोसिस की दो टाइप्स भी आप बोल सकते हो. फिर हमारे पास आ गई है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमारी वही मेम्ब्रेन होती है जो सिर्फ सोलवेंट मॉलिक्यूल्स का ही फ्लो अलाउ करती है, मूवमेंट उनका अलाउ करती है. दो टाइप्स की ये होती है, नेचुरल भी होती है, आर्टिफिशियल भी होती है. नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारी वेजिटेबल्स के अंदर जो मेम्ब्रेन होती हैं, एनिमल्स के अंदर जो मेम्ब्रेन होती हैं, स्पेशली एनिमल्स के अंदर जो पिग का ब्लैडर होता है वो हमारा नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर सकता है. आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन्स जो होती हैं हमारी, उसमें हमारे पास पर्चमेंट पेपर होता है. पर्चमेंट पेपर जो है वो एक टाइप का पेपर ही होता है हमारे पास, मतलब कोई इसमें स्पेशल टाइप नहीं है, एक सिंपल से टाइप का पेपर है. सेलोफेन होता है. सेलोफेन हमारे पास क्या है, एक ट्रांसपेरेंट सेल्यूलोज का रीजनरेटेड फॉर्म होता है. जो सेल्यूलोज हमारे पास होते हैं उन्हीं को हम रीजनरेट करते हैं. रीजनरेट करने के बाद वो ट्रांसपेरेंट बन जाती हैं और उसको फिर हम सेलोफेन बोलते हैं. इसके अलावा कॉपर फेरोसाइनाइड, सिलिकेट्स आयरन के, कोबाल्ट के या निकल के, सारे हमारे आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन हो सकते हैं. तो ये हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स की टाइप थी. नेक्स्ट फिर हमारे पास डेफिनेशन आ जाएगी ओस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन. अब ओस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन मैं आपको समझा रहा हूं. देखो, मैं मेरे थर्ड वाले डायग्राम को एक बार आपको दोबारा समझा रहा हूं. इसमें मैंने आपको ये बोला था कि हमारे पास एक कंटेनर था, जिस कंटेनर के अंदर मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो लगा दी थी. एक पोर्शन में मैंने कॉपर सल्फेट ले लिया था, दूसरे पोर्शन में मैंने पानी ले लिया था. पानी के जो मॉलिक्यूल हैं, यानी कि सोलवेंट के जो मॉलिक्यूल हैं, वो स्पॉन्टेनियसली फ्लो करेंगे हमारे सॉल्यूशन के अंदर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिससे हमारे सॉल्यूशन साइड का जो लेवल था वो राइज हो गया था. अब मैं ये चाहता हूं कि मेरे जो पानी के मॉलिक्यूल हैं, यानी कि जो मेरे सोलवेंट के मॉलिक्यूल हैं, वो सॉल्यूशन के अंदर एंटर ना हो. अगर मैं पानी के मॉलिक्यूल्स की एंट्री सॉल्यूशन के अंदर रोकना चाहता हूं तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन साइड पे एक पिस्टन लगाना पड़ेगा और पिस्टन लगा के उस पिस्टन पे मुझे प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा. मतलब डाउनवर्ड फोर्स में लगाऊंगा, प्रेशर लगाऊंगा, जिससे हमारे सोलवेंट मॉलिक्यूल्स की एंट्री जो है वो हमारे सॉल्यूशन के अंदर बंद हो जाएगी. तो क्या किया मैंने, सोलवेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो सॉल्यूशन की तरफ रोकने के लिए मैंने सॉल्यूशन की साइड पे प्रेशर लगाया. तो दैट मिनिमम प्रेशर जो हम सॉल्यूशन की साइड पे अप्लाई करते हैं ताकि हमारे सोलवेंट के मॉलिक्यूल जो हैं वो सॉल्यूशन के अंदर एंटर ना हो सकें थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उस प्रेशर को हम बोलते हैं ओस्मोटिक प्रेशर. ओस्मोटिक प्रेशर इज द मिनिमम प्रेशर which is applied to the solution side to stop entry of the solvent molecules to the solution through semi permeable membrane. तो ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जिसको हम डिनोट करते हैं पाई से. तो इसी की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है. देखो, द फ्लो ऑफ द सोलवेंट मॉलिक्यूल्स इनटू द सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन. थस यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट है. The minimum excess pressure that has to be applied on the solution to prevent entry of the solvent into the solution through semi-permeable membrane is called osmotic pressure. तो ये वो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है. और ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है. जो भी हम घर के अंदर आरओ वगैरह यूज़ कर रहे हैं, हम बोलते हैं ना कि हम आरओ वाटर ड्रिंक करते हैं. जो आरओ वाटर होता है हमारा वो प्योर होता है. तो आरओ वाटर के अंदर हमारे पास ओस्मोटिक प्रेशर का ही बहुत ज़्यादा रोल है. सबसे पहले आरओ क्या होता है, आरओ हमारे पास होती है रिवर्स ओस्मोसिस. तो पहले मैंने आपको पढ़ाया था ओस्मोसिस, अब आप पढ़ रहे हैं रिवर्स ओस्मोसिस. जो अभी आप पढ़ेंगे उसको मैं रिवर्स ओस्मोसिस क्यों बोल रहा हूँ वो देखो. ओस्मोसिस के अंदर हम क्या कर रहे थे, ओस्मोसिस के अंदर हम हमारे सोलवेंट मॉलिक्यूल्स को भेज रहे थे सॉल्यूशन के अंदर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि हमारे सोलवेंट मॉलिक्यूल फ्लो कर रहे थे फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन. अब हमें क्या करना है, अब हमें रिवर्स ओस्मोसिस के अंदर सोलवेंट मॉलिक्यूल्स को ही फ्लो करवाना है, लेकिन वो इस बार जाएंगे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन.
मतलब सोलवेंट मॉलिक्यूल फ्लो करेंगे हमारे सॉल्यूशन से सोल्यूट की तरफ, उल्टा फ्लो करवाना है। ओस्मोसिस से उल्टा फ्लो है, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ रिवर्स ओस्मोसिस। तो ये हम कैसे करवाएंगे वो देखो, हमने हमारे सॉल्यूशन की साइड पे जो है वो प्रेशर लगा दिया था। कौन सा प्रेशर लगा दिया था? ओस्मोटिक प्रेशर लगा दिया था। ओस्मोटिक प्रेशर लगाने से क्या होता है? ओस्मोटिक प्रेशर लगाने से जो हमारे सोलवेंट का फ्लो होता है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वो जो फ्लो होता है वो हमारा रुक जाता है। तो अब मैंने क्या किया, पहले मैंने ओस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करके सोलवेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो जो है वो रोक दिया फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। फिर मैंने प्रेशर अप्लाई कर दिया ओस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा। जब मैं ओस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर जो है वो अप्लाई करूंगा, प्रेशर इज ग्रेटर देन पाई, पाई का मतलब ओस्मोटिक प्रेशर, तो प्रेशर इज ग्रेटर देन पाई। जब मैं ओस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर जो है वो अप्लाई करूंगा, तब हमारे सोलवेंट मॉलिक्यूल जो थे सॉल्यूशन के अंदर वो शिफ्ट होने शुरू हो जाएंगे राइट हैंड साइड में। अब हमारे सोलवेंट मॉलिक्यूल जो हैं वो यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स तो मिक्स शिफ्ट नहीं होंगे ना। इसका मतलब सोल्यूट मॉलिक्यूल जो थे, जो हमारी इंप्योरिटीज प्रेजेंट थी पानी के अंदर, वो तो सारी यही रह जाएंगी, और जो हमारा प्योर सोलवेंट है वो फ्लो करेगा राइट हैंड साइड की तरफ, जिससे हमारा पानी जो है वो प्योर हो जाता है। यहाँ पे जो मैंने बोला कि सोल्यूट हमारी इंप्योरिटीज हैं, वो आप नमक भी मान सकते हो। तो जो भी हमारा सी वाटर होता है, सी वाटर को मीठा बनाने के लिए हम रिवर्स ओस्मोसिस का ही यूज करते हैं। रिवर्स ओस्मोसिस के अंदर मैंने आपको बताया सोलवेंट हमारे फ्लो करेंगे, सोलवेंट मॉलिक्यूल्स हमारे फ्लो करेंगे फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, लेकिन ये तभी फ्लो करेंगे जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे ओस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा। तो यही सब बातें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। इफ ए प्रेशर हायर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन, the solvent will flow from the solution into pure solvent through semi permeable membrane. This process is called reverse osmosis, यानी कि RO. The process of reverse osmosis is used in desalination of sea water. Desalination होता है नमक को रिमूव करने का प्रोसेस, that is remover of salt from the sea water. On applying pressure greater than the osmotic pressure, pure water can be flowed through the semi-permeable membrane, which can be used for the drinking purposes. तो इसी चीज़ को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम भी बनाया हुआ है। मैंने यहाँ पे एक जो है वो कंटेनर ले लिया, उसके लेफ्ट में सी वाटर है और यहाँ पे फ्रेश वाटर है। सी वाटर वाली साइड पे मैंने पिस्टन लगाया हुआ है, जहाँ पे मैं प्रेशर अप्लाई करूँगा ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सिर्फ सोलवेंट के मॉलिक्यूल अप्लाई जो है वो मूवमेंट उनकी अलाउ होगी। सोल्यूट जो था हमारी इंप्योरिटी, वो हमारी लेफ्ट में रह जाएगी, फ्रेश वाटर आ जाएगा राइट हैंड साइड में, जिसको हम आउटलेट से बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारा प्रोसेस था रिवर्स ओस्मोसिस का, यानी कि आरओ का। नेक्स्ट फिर हमारे पास आ जाता है एक्सप्रेशन फॉर द ओस्मोटिक प्रेशर। तो ओस्मोटिक प्रेशर के लिए हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आएगी? देखो, जैसे आपने आइडियल गैस के लिए पढ़ी हुई ना, PV इज इक्वल टू NRT, वैसे ही कुछ मिलती जुलती आ रही है, तो उसको हम देख लेते हैं। देखो, वो जो एक्सप्रेशन थी ना PV इज इक्वल टू NRT, वो हमारी गैसेस के लिए थी। अभी हम ओस्मोटिक प्रेशर जो बात कर रहे हैं वो सॉल्यूशंस के लिए बात कर रहे हैं। तो उसमें देखो, हमें ये पता लगा कि जो हमारा ओस्मोटिक प्रेशर होता है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी, हमें उतना ज़्यादा ओस्मोटिक प्रेशर जो है वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, वहाँ पे उतनी ज़्यादा ओस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू आएगी। और जो हमारा ओस्मोटिक प्रेशर होता है वो टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, दोनों टर्म्स को कंबाइन कर दिया। ओस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। फिर प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो क्या लगाऊंगा, कांस्टेंट लगाऊंगा। वो कांस्टेंट हमारा आर है। आर हमारा वो गैस कांस्टेंट ही है, जिसे हम सॉल्यूशन कांस्टेंट यहाँ पे बोल रहे हैं। गैस कांस्टेंट मैंने पहले इसको इसलिए बोल दिया क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो सेम ही आती है, 0.0821 एटम पर लीटर पर केल्विन पर मोल, या 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो आर की वैल्यू बिल्कुल सेम है जो हम गैसेस के लिए यूज करते थे। अब देखो, सी यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन है। अगर मैं इसको मोलैरिटी वाली कंसंट्रेशन मानूंगा तो मोलैरिटी वाली कंसंट्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि N/V। तो मैं कंसंट्रेशन की वैल्यू N/V यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, मेरे पास आ जाएगा पाई इज इक्वल टू N/V RT। V डिवाइड में यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई, तो मेरे पास आ जाएगा पाई V इज इक्वल टू NRT। आइडियल गैसेस के लिए था PV इज इक्वल टू NRT, और यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशंस के लिए आ गया पाई V इज इक्वल टू NRT। तो ये हमारे पास हमारा
इक्वेशन आ गया है ओस्मोटिक प्रेशर का। ये जो हमारा इक्वेशन है इसे हम बोलते हैं वेंट ऑफ इक्वेशन फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशंस। अब आप देख सकते हो जो आपका ओस्मोटिक प्रेशर है वो किस पे डिपेंडेंट था, इस वाली इक्वेशन को देखो। जो हमारा ओस्मोटिक प्रेशर था वो किस पे डिपेंडेंट था, कंसंट्रेशन पे। कंसंट्रेशन किस पे डिपेंडेंट होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट पे, वो सोल्यूट के नेचर पे डिपेंडेंट नहीं होती। तो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंडेंट है मतलब अमाउंट पे डिपेंडेंट है, और जो भी प्रॉपर्टीज हमारी अमाउंट पे डिपेंडेंट होती हैं वो कौन सी होती हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो इसलिए ओस्मोटिक प्रेशर भी हमारा क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। नेक्स्ट फिर हमारे पास लास्ट चीज आ जाएगी डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास की डिटर्मिनेशन हमें करनी है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया पाई वी इज इक्वल टू NRT। एन हमारे पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ से M2 आ जाएगा ऊपर, पाई वी आ जाएगा नीचे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट निकालने का फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। तो ये हमारी थी डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। लास्ट हमारे पास चीज आ जाती है, 3 डेफिनेशंस हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कौन से होती हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस कौन से होती हैं, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस कौन से होते हैं। तो हमें 2 अलग अलग सॉल्यूशन लेने हैं, उन दोनों अलग अलग सॉल्यूशंस का ओस्मोटिक प्रेशर जो है वो सेम आ रहा है। अब हमारे पास यहाँ पे 2 अलग अलग सॉल्यूशन थे, सपोज करो एक सॉल्यूशन है A, एक सॉल्यूशन है B। दोनों सॉल्यूशंस का ओस्मोटिक प्रेशर जो है वो इक्वल आ रहा है। अब दोनों का ओस्मोटिक प्रेशर इक्वल है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, CaRT, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू RT। इसकी वैल्यू क्या आएगी, CbRT, कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू RT। R से R कट गया, T से T कट गया, तो दोनों की कंसंट्रेशन भी क्या आ गई, बराबर। मतलब ऐसे सॉल्यूशंस जिनका ओस्मोटिक प्रेशर आपस में इक्वल होगा तो उनकी कंसंट्रेशंस भी आपस में इक्वल होंगी। ऐसे सॉल्यूशन जिनका ओस्मोटिक प्रेशर आपस में सेम होता है और उसके बाद कंसंट्रेशन भी आपस में सेम होती है, तो उन सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक बोलते हैं। लेकिन अगर 2 सॉल्यूशंस में से एक सॉल्यूशन का ओस्मोटिक प्रेशर कम है, दूसरे सॉल्यूशन का ओस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, तो जिस सॉल्यूशन का ओस्मोटिक प्रेशर कम होता है उसे हम बोलते हैं हाइपोटोनिक, और जिसका ओस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है उसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक। तो ये हमारे पास हमारी 3 डेफिनेशंस थी। नेक्स्ट फिर हमारे पास है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस, ये आप खुद रीड आउट करोगे, इसमें अगर आपको कोई डाउट मिलेगा तो बताएंगे। बायोलॉजिकल बातें बताई हुई हैं वो आपको जनरली रीड आउट ही करनी है और उसको एज इट इज जो है आपने वो क्रैम करना है। फिर भी अगर आपको किसी बात में कोई दिक्कत होगी, कोई वर्ड समझ में नहीं आएगा, कोई टर्म समझ में नहीं आएगी, तो वो मैं आपको बता दूंगा। ये हमारा टॉपिक था ऑस्मोटिक प्रेशर का। नेक्स्ट फिर हम डिस्कस करेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।